हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, जैसा कि आपको सबको पता है, जीएस मॉक टेस्ट 2 दिन से लगातार मैं आप लोग के लिए अपलोड कर रहा हूं। तो आज थर्ड एपिसोड जो है कि जीएस मॉक टेस्ट का मैं लेकर आ रहा हूं। इसमें आज हम लोग कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, शुरू करने से पहले अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप जो है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, और बेल आइकन को दबाइए, जिससे आप सबको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आप सबके सामने ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व धातु और अधातु दोनों के गुणधर्म प्रदर्शित नहीं करते हैं। अर्थात मेटल एंड नॉन मेटल, इनमें से कौन सा जो है तत्व एलिमेंट नहीं है। तो आप जब देख सकते हैं, इसका आंसर होगा सी। कार्बन और आयोडीन जो है न कि मेटल है और ना ही नॉन मेटल है। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर जो होगा सी होगा। 2 और 3 बाकी जो बोरान, सिलिकॉन, जर्मेनियम यह है। नेक्स्ट, मानव नेत्र के जिस भाग में किसी किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वह है, तो वह रेटिना है। रेटिना पे ही जब आप किसी चीज़ को देखते हैं तो इमेज बनता है। अगर रेटिना ख़राब हो गया तो आप कभी भी नहीं देख पाएंगे, आप अंधे हमेशा के लिए हो सकते हैं। ठीक है, तो अपने आप का ख्याल जरूर रखिए। जब हम अपने आई को डोनेट करते हैं तो आई में केवल कॉर्निया ही डोनेट होता है। ठीक है, जो कॉर्निया सी आंसर है यही डोनेट होता है। पर इस क्वेश्चन के आंसर जो होगा बी, रेटिना। प्रकाश से यदि किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है तो कौन सा रंग सबसे अधिक विक्षेपित होता है। तो जब प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है, आपको पता है कि न्यूटन ने बताया था कि लाइट में 7 कलर होते हैं। ठीक है, जो आप जानते हैं बिग ब्लियोर। ठीक है, तो उसमें बैगनी जो कलर होता है वो बहुत ज़्यादा स्कैटरिंग होता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा विक्षेपित होता है। और जो लाल कलर होता है वह ज़्यादा स्कैटरिंग नहीं होता, मतलब वो विक्षेपित कम हो पाता है, क्योंकि उसका वेवलेंथ बहुत ज़्यादा होता है। तो रेड का वेवलेंथ बहुत ज़्यादा होता है, तो इसलिए वो विक्षेपित कम होता है। और बैगनी का वेवलेंथ कम होता है, अर्थात तरंगदैर्घ्य कम होता है, इसलिए ये विक्षेपित बहुत ज़्यादा होता है। तो इसका आंसर होगा बैगनी कलर। ठीक है, नेक्स्ट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी का मान, जो कैपिटल जी का मान है उसका क्या है, वो निम्न में से कौन सा मान हो सकता है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा बी, 6.673 इंटू 10⁻11। आप हमको बताइए कि स्मॉल जी का मान क्या होता है। ठीक है, निम्नलिखित में से किन पुस्तकों का संबंध गैलीलियो गैलीली से है। तो ये जो 4 बुक दिखाई दे रहा है, द लिटिल वैलेंस, स्टोरी मैसेंजर, डिस्कोर्स ऑन फ्लोटिंग बॉडीज, लेटर्स ऑन दी सन स्पॉट, ये चारों बुक जो है गैलीलियो गैलीली द्वारा लिखा गया है। ठीक है, अगर बात करें गैलीलियो गैलीली के बारे में, तो यह फादर ऑफ ऑब्जर्वेशन एस्ट्रोनॉमर इन्हें कहा जाता है। इन्होंने एस्ट्रोनॉमी में, फिजिक्स में बहुत ज़्यादा ही इन्होंने काम किया है। ठीक है, तो इन्हें फादर ऑफ ऑब्जर्वेशन एस्ट्रोनॉमी कहा जाता है। ऑब्जर्वेशन का मतलब ये होता है जो डाटा को बहुत अच्छी तरह से कंसीडर करता हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब कमरे में किसी छोटे छिद्र से प्रकाश की किरणें आती है तो कमरे की धूल और कार्बन कणों द्वारा फैला दी जाती है जिससे किरण का मार्ग दिखाई देता है, मतलब प्रकाश का जो मार्ग होता है दिखाई देने लगती है। यह घटना निम्न से किसका उदाहरण है। तो यह है टिंडल प्रभाव। ठीक है, जॉन टिंडल ने इसके बारे में खोजा था, बताया था। आप देखे भी होंगे आपके घरों में, जब विंडो से लाइट आती है तो वो दिखाई देने लगते हैं, क्योंकि उसमें पार्टिकल्स भी होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मोमबत्ती की जलने की प्रक्रिया निम्न से कौन सी है। तो मोमबत्ती की जलने की जो प्रक्रिया होती है वो भौतिक परिवर्तन और रसायन परिवर्तन दोनों है। तो इसका आंसर होगा सी, ए और बी दोनों। ऐसा इसलिए है क्योंकि मोमबत्ती जब जलती है तो लाइट निकलता है, उसमें से हीट निकलता है, तो वह परमानेंट होता है, वो बार बार नहीं होता है। ठीक है, तो भौतिक में तो यही है ना कि कोई भी चीज़ अस्थाई होता है फिजिक्स में। और केमिस्ट्री में क्या है, मतलब कि मोमबत्ती जलने के बाद से जो मोमबत्ती का जो उसका जला हुआ मटेरियल बचता है, उससे फिर से मोमबत्ती एक बनाया जा सकता है। ठीक है, इसलिए इसको फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों बताया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन औद्योगिक प्रदूषण का सूचक है। इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन का इंडिकेटर है या एयर पॉल्यूशन का इंडिकेटर है। तो इसका आंसर होगा लाइकेन। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, टेट में पूछा गया, बीएड में तक पूछा गया। ठीक है, लाइकेन क्या होता है। लाइकेन के अध्ययन को लाइकेनोलॉजी कहते हैं। लाइकेन में एल्गी और प्लस कवक मतलब फंजाई। ठीक है, इन दोनों के जब मिला दिया जाएगा, एल्गी और फंजाई को मिला दिया जाएगा,
तो यह बन जाता है लाइकेन, ठीक है। तो शैवाल और कवक को मिलाने के बाद से जो थर्ड कंपोनेंट बनता है उसे ही बोलते हैं लाइकेन, और लाइकेन वहीं उगता है जहाँ पे पॉल्यूशन नहीं हो, ठीक है, पॉल्यूशन कम हो। देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा सही कथनों का पहचान कीजिए। विकास के उत्परिवर्तन के सिद्धांत का प्रतिपादन हुगो डी व्रीज ने किया था। हुगो डी व्रीज के मत के अनुसार विभिन्न जीव रूपों का विकास उनके अंगों के उपयोग एवं अनुप्रयोग के कारण होता है। आपको बताना इसमें से कौन सा सही है। तो दोस्तों, इसका केवल आंसर 1 होगा। विकास के उत्परिवर्तन के सिद्धांत दिया था हुगो डी व्रीज ने, अर्थात फादर ऑफ म्यूटेशन जो है हुगो डी व्रीज को कहा जाता है। म्यूटेशन क्या होता है, जैसे कि कई बार क्या होता है कि अब म्यूटेशन का बहुत अच्छा एग्जांपल आप देख सकते हो कि जापान में परमाणु बम जब गिराया गया तो कई पुश्तों तक, पीढ़ी दर पीढ़ी वहाँ के जो बच्चे पैदा हुए वो विकलांग पैदा हुए। कहने का मतलब, म्यूटेशन का मतलब ये होता है कि आपके जीन में, जो आपकी बॉडी में डीएनए है उसमें परिवर्तन हो जाता है, तो जो आपकी पुश्तें हैं, जो आपकी पीढ़ी है, वो भी उस परिवर्तन से ग्रसित मिलेगी, ठीक है। और जो सेकंड स्टेटमेंट है, यह सेकंड स्टेटमेंट लेमार्क का कहना है। लेमार्क बताते हैं कि अब जिस अंग का, जिस पार्ट का बहुत ज़्यादा उपयोग करते हो उसका विकास बहुत ज़्यादा होता है, जिसका उपयोग नहीं करते वो अपने आप लुप्त हो जाता है, ठीक है। जैसे आप देखे होंगे, इनका बहुत अच्छा कथन है जिराफ का। लेमार्क का कहना था कि जब जिराफ को बहुत अच्छी तरीके से ज़मीन पे घास मिल जाता था तो वो अपना गर्दन नीचे झुकाकर जो है कि अपना भोजन ग्रहण करता था। जब आगे आगे चलते हुए जब भोजन नहीं मिलना स्टार्ट हुआ, जब केवल उनको भोजन जो है कि पेड़ों से निकाल के खाना था, पेड़ों से पत्तियों को नोच के खाना था, तोड़ के खाना था, तो उन्होंने अपने गर्दन धीरे धीरे बढ़ाना स्टार्ट किया और वह उनकी पीढ़ी में आ गया, धीरे धीरे वो बढ़ता चला गया, ठीक है। तो ये जो सेकेंड वाला मत है वह लेमार्क का कहना है। आपको पता है, आप जानते होंगे कि हम लोग का भी पूँछ होता है, पर हम लोग तो हमेशा से खड़े होकर चलते हैं, क्योंकि हम लोग भी तो, जो हम लोग की जो जाति है, प्रजाति है बंदर की है, बंदर खड़ा होकर नहीं चलते, इसलिए उनकी पूँछ है, हम लोग खड़ा होकर चलते हैं तो पूँछ धीरे धीरे खत्म हो गई, उसका उपयोग है ही नहीं, ठीक है। तो इसका आंसर होगा केवल 1। बाकी जो सेकंड स्टेटमेंट है वो लेमार्क का कहना था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विभिन्न जीवों तो उनसे होने वाले रोग के संबंध में, तो ये इसका आंसर होगा डी, कवक दांत से होता है, कृमि जो होता है, हेलिमिंथ जो होता है हाथी फाव, फाइलेरिया से होता है, विषाणु जो है एड्स से होता है, ठीक है। इसका आंसर डी होगा। धूम्रपान से शरीर के रक्त में किसकी मात्रा बढ़ जाती है। अगर आप सिगरेट पीते हैं तो आपके बॉडी में कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है। ध्यान दीजिएगा, जो भी चीज़ जलने वाला होता है, एक कागज़ भी जलेगा ना तो उससे कार्बन मोनोऑक्साइड निकलेगा, ठीक है। जो भी चीज़ जलने वाली होती है उससे कार्बन मोनोऑक्साइड निकलते हैं, और कार्बन मोनोऑक्साइड आपकी बॉडी के लिए इतना ज़्यादा हार्मफुल है क्योंकि यह आपकी बॉडी के जो हीमोग्लोबिन है उससे क्रिया कर कर जहर बना देता है, मतलब क्रिया कर कर आपकी ब्लड, आपके ऑक्सीजन को बंद कर देता है, जिससे आपकी ऑक्सीजन आपकी पूरी बॉडी में जा नहीं पाती है और आपका दम घुट जाता है, ठीक है। इसीलिए जब कहीं आग लगता है तो जो उसमें फंसे लोग होते हैं उनका दम घुटने से मौत हो जाता है, ठीक है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो गैस है इसे दम घोटू गैस भी कहते हैं। तो जो भी चीज़ जलेगा उससे क्या निकलेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। तो जो लोग सिगरेट पीते हैं उसे छोड़ दें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित युग्म पर विचार कीजिए। इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 सही है। जल प्रदूषण निरोधम नियंत्रण अधिनियम 1974 ये भी ठीक है। वायु प्रदूषण निरोधम नियंत्रण अधिनियम ये भी ठीक है, ठीक है। तो इसका 12 का जो आंसर होगा डी होगा। उपरोक्त सभी तीनों ही कथन सही। एक याद रख लीजिएगा, ये कई बार पूछा गया कि किस साल आया है, कानून किस साल आया, ठीक है। किस पादप को या किस प्लांट को बंगाल का आतंक कहा जाता है, तो यह इसका आंसर होगा बी, आइकोनिया कैसीपिज। हाइसिंथ को बंगाल का आतंक कहा जाता है। आप देखे होंगे ना, जल में जलकुंभी होता है, पूरा जल को घेर लेता है, और जो उसके नीचे जो भी मतलब तालाब में जो भी जीव या जो भी ऑर्गेनिज्म रहते हैं वो उनको ऑक्सीजन नहीं मिल पाती, जिससे उनकी मौत हो जाती है, ठीक है। मछलियाँ मर जाती हैं, तो इसलिए इसे बंगाल का आतंक कहा जाता है। इसके आंसर होगा बी। अच्छा, आप बताइए कि सारगैसम प्लांट कहाँ पाया जाता है। सारगासम प्लांट किस महासागर में पाया जाता है, आपको इतना बताना है, किस महासागर में पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट वन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मानव में होने वाला जीवाणु द्वारा रोग है। जीवाणु द्वारा कौन सा रोग है, तो इसका आंसर होगा डी, टाइफाइड और
पेचिस, यह दो रोग है जो बैक्टीरिया द्वारा होता है। बाकी एड्स जो है कि वायरस होता है, मलेरिया जो है कि यह पैरासाइट से होता है, प्लाज्मोडियम पैरासाइट से होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बताइए आपको क्या करना है, इसमें क्या इसका सही होगा। तो देखिए हरे सवाल जो होते हैं उसको कोलोरोफाइसी कहते हैं, लाल सवाल को रोडोफाइसी कहते हैं, भूरे सवाल को फियोफाइसी कहते हैं। तो इसका आंसर केवल एक होगा, बाकी जो दो है दो का एक दूसरे को इंटरचेंज कर दिया है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। क्लोरोफिल में कौन सा तत्व सबसे ज़्यादा पाया जाता है, तो मैग्नीशियम पाया जाता है। ठीक है, गोल्डन चावल एक प्रचुरतम स्रोत है किसका, तो विटामिन ए का सबसे प्रचुरतम स्रोत है गोल्डन चावल। गोल्डन चावल पीले रंग का होता है, इसमें विटामिन ए की मात्रा बहुत ज़्यादा पाई जाती है, इसमें बीटा कैरोटीन भी पाया जाता है। ठीक है, केंद्रीय खाद्य तकनीकी अनुसंधान संस्था कहाँ है, तो मैसूरू कर्नाटक में है। ठीक है, इसकी स्थापना 1950 में की गई थी, केंद्रीय खाद्य तकनीकी अनुसंधान संस्था। निम्नलिखित में से कौन सा महारत्न कंपनी नहीं है, तो इसका आंसर होगा गेल इंडिया लिमिटेड। ठीक है, गेल इंडिया लिमिटेड महारत्न कंपनी है, बाकी तीनों जो है महारत्न कंपनी नहीं है, नवरत्न है। आप बताइए हमें भारत में कितने महारत्न कंपनियां हैं, हाउ मेनी महारत्न कंपनी इन इंडिया। ठीक है, बताइए हमें कमेंट बॉक्स में जल्दी से। भारत सरकार द्वारा बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण, जिसे हम बोलते हैं IRDA, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना कब हुई थी, तो ऑप्शन इसका ये होगा ए, अप्रैल 2000 में। भारत में वित्त आयोग का मुख्य कार्य क्या है, वित्त आयोग जिसके बारे में संविधान के भाग 12 और आर्टिकल 280 में बताया गया है और आपको पता है कि राष्ट्रपति हर 5 साल में वित्त आयोग का गठन करवाता है। ठीक है, तो इसका काम यह है कि केंद्र तथा राज्यों के बीच राजस्व का वितरण करना। बाकी जो तीनों ऑप्शन दिया वो गलत है। ठीक है, आप हमें बताइए कि भारत में चौथा वित्त आयोग काम कर रहा है और इसके अध्यक्ष कौन है। ठीक है, और सबसे पहली बार जो वित्त आयोग की स्थापना हुई थी उसके अध्यक्ष कौन थे। ठीक है, और कब हुई थी सबसे पहली बार वित्त आयोग का गठन। भारत के राष्ट्रपति के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है, तो भारत के राष्ट्रपति को लेकर दोनों ही कथन सही है। ठीक है, औपचारिक रूप से संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। राष्ट्रपति जो होते हैं संविधान के माध्यम से संवैधानिक प्रमुख हैं, जबकि वास्तविक प्रमुख जो होते हैं वह प्रधानमंत्री होते हैं। और राष्ट्रपति का निर्वाचन समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली और एकल संक्रमण के सिद्धांत के अनुसार होता है। तो दोनों ही कथन सही है। ठीक है, वित्त आयोग फाइनेंस कमीशन एक प्रकार का निकाय है, तो इसका आंसर होगा बी, यह अर्ध निकाय एवं सलाहकारी जो है कि बॉडी है, या कई बार यह क्वासी जुडिशियल और एडवाइस करता है गवर्नमेंट को। ठीक है, जिसके बारे में हमने ऊपर भी देखा था, आर्टिकल 280 में इसके बारे में बताया गया है। जुडिशियल रिव्यू की शक्ति किन अनुच्छेद में दी गई है, तो इसका आंसर होगा डी, अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226। ठीक है, अनुच्छेद 32 में सुप्रीम कोर्ट को बताया गया है और अनुच्छेद 226 में हाई कोर्ट को बताया गया है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें बताना है कि कौन सा जिला किस राज्य में है। ठीक है, तो इसका आंसर जो होगा वो इसका आंसर होगा सी होगा। ठीक है, मिजोरम में चकमा जिला है, मेघालय में जैंतिया पहाड़ी क्षेत्र है, जबकि असम में बोडो है और त्रिपुरा में भाई जिला है। तो इसका आंसर केवल सी होगा। ठीक है, तो मिजोरम, चकमा जिला, मेघालय, जैंतिया पहाड़ी, बाकी ये दोनों जो है ना एक दूसरे के इंटरलिंक है, असम और त्रिपुरा एक दूसरे के इंटरलिंक है। ठीक है, तो आप देख लीजिएगा, जैसे जैसे अर्थव्यवस्था का विकास होता है वैसे वैसे जीडीपी में टर्शरी सेक्टर, तृतीय क्षेत्र का अंश बढ़ जाता है। तो इसका आंसर होगा बढ़ जाना। ठीक है, सी होगा। जो टर्शरी सेक्टर है इसमें आपका सर्विस सेक्टर आता है। भारत की जीडीपी में टर्शरी सेक्टर जो है, सर्विस सेक्टर, इसका योगदान 56% से भी ऊपर है। बाकी प्राइमरी सेक्टर में एग्रीकल्चर आता है, सेकेंडरी सेक्टर में मैन्युफैक्चर आता है, और सेकेंडरी सेक्टर में ही आपको वाइट कॉलर जॉब दिखाई देंगे, वाइट कॉलर और ब्लू कॉलर जॉब दिखाई देंगे। ठीक है, जॉब, तो इसका आंसर होगा सी, बढ़ जाता है। प्राइमरी सेक्टर क्या होता है, एग्रीकल्चर आता है जिसमें कच्चे माल का प्रोडक्शन होता है, सेकेंडरी में मैन्युफैक्चर होता है, और टर्सरी में सर्विस सेक्टर में एजुकेशन हो गया, होटल मैनेजमेंट, जो भी चीज़ें सब सर्विस सेक्टर होता है। ठीक है,
नेक्स्ट, भारत में राष्ट्रीय आय का प्रथम मापन किसके द्वारा किया गया था? तो दादा भाई नौरोजी द्वारा किया गया था, 1867-68 में किया गया था। इन्होंने बताया था कि भारत का प्रति व्यक्ति जो आय है मात्र 20 रुपया है। कब? 1867-68 में। ये भारत के पहले ऐसे व्यक्ति थे, दादा भाई नौरोजी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय रिजर्व बैंकरों के बैंक के रूप में कार्य करता है, इसका अर्थ निम्न में से कौन सा है? आरबीआई बैंकों का बैंक है। ठीक है, तो इसका आंसर दोनों ही सही है, सी होगा। ठीक है, आरबीआई के पास अपनी जमा संचित रखते हैं, जो भी हमारे यहाँ बैंकें हैं कॉमर्शियल बैंक, वो आरबीआई के पास अपनी जमा संचित रख सकती हैं और आवश्यकता के समय आरबीआई उन्हें लोन भी दे सकता है। ठीक है, आपको मैं बता दूं, वर्तमान में जिस दिन मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, इस दिन भारत में जो नेशनलाइज्ड बैंकों की संख्या है 12 है, राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या 12 है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दिए गए कथनों का सूची को मिलाना है आप लोगों को। ठीक है, तो इसमें से 4 सूची दी गई है, तो यहाँ पे दिया भी गया है आप लोग कूट भी दिया गया है, तो चलिए हम लोग यहीं से मिलाते हैं। तो देखिए, सर्वोच्च न्यायालय का जो रीट जारी करने की शक्ति है वह अनुच्छेद 32 में है। 5 रीट जारी करता है सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, उच्च न्यायालय का जो रीट जारी करने की शक्ति है वो अनुच्छेद 226 के अंतर्गत है। हाई कोर्ट भी 5 रीट जारी कर सकता है। उच्चतम न्यायालय की अपने या निर्णयों के पुनर्विलोकन की शक्ति किसी में दी गई है, तो इसका होगा आंसर बी, अनुच्छेद 137 में है। और उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन के बारे में अनुच्छेद 124 में बताया गया, तो इसका आंसर होगा ए। ठीक है, ये होगा इसका आंसर, ये वाला जो है इसका आंसर होगा। ठीक है, पंचायती राज से संबंधित निम्नलिखित समितियों का अनुशंसा को सम्मिलित कीजिए। तो बहुत आसान है, बलवंत राय मेहता ने त्रिस्तरीय बताया था, अशोक मेहता ने सेकेंड्रल बताया, द्विस्तरीय ढांचा बताया था, एमपी सिंघवी समिति है, उन्होंने बताया था पंचायती राज को संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता दिया जाए, और जी.वी.के. राव है, उन्होंने बताया था जिला विकास आयुक्त का पद के सृजन करने का। ठीक है, तो इसका आंसर हम लोग देख लेते हैं। ए का जाएगा 2 पे, ठीक है, बी का जाएगा 1 पे। ठीक है, तो सी इसका आंसर होगा, और सी जो है 3 पे और बाकी है। ठीक है, तो इसका आंसर सी होगा। निम्नलिखित संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया किसमें? तो जो है कि पंचायती राज और नगर पालिका में किया गया, तो इसका आंसर होगा बी। भारत में विभिन्न धार्मिक समुदाय के लोग निवास करते हैं, जिनकी उनके जनसंख्या घटते क्रम के अनुसार सही अनुपात लगाइए। तो हिंदू मुस्लिम तो हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है। ठीक है, अब हम लोग कहते हैं ना हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई, तो उसको थोड़ा सा चेंज कीजिए, हिंदू मुस्लिम ईसाई सिख बौद्ध जैन। ठीक है, तो इसका आंसर होगा सी। हमारे यहाँ हिंदू मुस्लिम के बाद से ईसाई की आबादी सबसे ज़्यादा है, उसके बाद से सिख, उसके बाद से बौद्ध, उसके बाद जैन। जैन की आबादी कम तो है हमारे यहाँ, पर सबसे पढ़े लिखे जो लोग हैं ना वो जैन में ही आते हैं। ठीक है, आप हमें बताइए भारत में अल्पसंख्यक समुदायों की संख्या कितनी है, और भारत में अल्पसंख्यक समुदाय आयोग या अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना कब की गई थी? ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल, और कल फिर से हम लोग इतना ही क्वेश्चन को डिस्कशन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।